कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हेमंत तिवारी और विनय राय, दोनों को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हेमंत तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वैसे हर बार इलेक्शन में फंसते हैं मेरे पास, डिबेट में हम लोग स्टूडियो आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपना डेटा भी रखते हैं, तथ्य और तर्क भी देते हैं। इस बार हेमंत तिवारी क्या कह रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं याद दिला दूं, याद दिलाना जरूरी है। जरूरी इसलिए नहीं, मैं अपनी विश्वसनीयता नहीं, अपनी और आपकी जो साझा विश्वसनीयता है उसकी पुष्टि के लिए बात रख रहा हूं। मई 2014 में चुनाव हुआ, बड़े बड़े दिग्गज पैनल थे, बड़ा चैनल था, आप उसके एडिटर थे। आपने एक ही सवाल किया था कि आप बताइए आपके क्या स्कोर है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 70 प्लस माइनस 70 प्लस माइनस जी, ये बोला था। उसके बाद के चुनाव का जिक्र करना जरूरी नहीं, लेकिन आपने जब सवाल किया और मेरे जवाब लाभ किए तो पता नहीं मां सरस्वती की कृपा है, सच के हम लोग लगभग करीब है। इस बार मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, आपकी कुछ डिबेट्स में ही मैं इस बात को कह चुका हूं कि दरअसल जो वोकल सीन हमारे सामने है वो जो है ऑपोजिशन का है जी, और एक तरीके का ऐसा अर्थ कर दिया गया, लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी भाग गए, नरेंद्र मोदी हार गए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। कुछ कंस्टिट्यूंसी में जाइए तो ऐसा लगता भी है, क्योंकि यह इलेक्शन, मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको ओबीसी वर्सेज अगड़ा करने का भरपूर प्रयास किया। इस तरीके की बातें की, इस तरीके के कैंडिडेट दिए, कैंडिडेट बहुत बार बदले, लेकिन मेरा मानना है कि फाइनली जो कैंडिडेट दिए अच्छे कैंडिडेट दिए और कम से कम एक ऐसा दृश्य अवश्य उत्पन्न कर दिया जो 2022 की याद दिलाता है। 2022 की याद से मेरा मतलब है कि 2022 में बहुत अधिक समय तक ऐसा लगा कि नेक एंड नेक फाइट है। हालांकि मैं शुरू कहता रहा फाइट बहुत ज्यादा नहीं है, परिणामों में बड़ा फर्क होगा और परिणाम में बड़ा फर्क आया जी। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि 2027 के लिए एक मैदान बना रहे हैं, अपनी एक जमीन तैयार कर रहे हैं, उस जमीन की तैयारी की दृष्टि से उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा है। और मेरा अपना मानना है कि इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2019 के परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी, 2019 के परफॉर्मेंस से नीचे नहीं जाएगी, आगे जा सकती है, नीचे तो 2019 में तो बीजेपी के पास 303 खुद की अपनी सीटें थी, तो आपका ये तात्पर्य है कि इससे इसको बेटर ही करेगी बीजेपी? संभव है, जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो उसका जो एग्रीगेट स्कोर है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यहाँ तगड़ी लड़ाई देखने को मिली। जीत हार का मार्जिन बहुत अधिकांश सीटों पर कम होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब वो सपा बसपा जैसे बहुत एक डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से मुकाबिल थी, उससे खराब परफॉर्मेंस नहीं होने जा रहा है। 64 सीटें उस वक्त मिली थी इस अलायंस को, जिसमें 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 2 सीटें अपना दल सोनेलाल की यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी थी उसकी थी, बाद में 2 सीटें बाई इलेक्शन की बढ़ गई थी। लेकिन इस मर्तबा मेरा अपना स्कोर जो मैं समझ रहा हूँ वो 60 से 65 के बीच है, इससे नीचे तो नहीं जा रहा। जबकि मैं आपको बता और अलायंस को कितना दे रहे हो आप यूपी में? 60 से 65 आपने दे दिया, उधर इधर कितना दे रहे हो? अलायंस में देखिए, अलायंस की बात बताऊंगा मैं, आपकी जो बात बताऊंगा हो सकता है लोगों को, क्योंकि सीट अभी आपने सवाल किया नहीं है, मुझे तो अयोध्या जैसी सीट पर भी मुकाबला नजर आ रहा है और कन्नौज जैसी सीट पर भी मुकाबला नजर आ रहा है। मुकाबला आपको अच्छा ठीक ठाक रायबरेली में भी देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद मेरा मानना है अखिलेश यादव गेन करेंगे, समाजवादी पार्टी गेन करेगी। समाजवादी पार्टी जो गेन करेगी 2019 के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी की कीमत पर गेन करेगी। बहुजन समाज पार्टी तो में आपका तात्पर्य यह कि 60 से 65 के बीच बीजेपी यूपी में रहेगी, बीजेपी प्लस, और 15 से 20 के बीच
अलायंस, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ही कहना है। तो मेरा ही कहना है। जी, वोट प्रतिशत को लेके आपके कमेंट्स? वोट प्रतिशत, हाँ, ये दिलचस्प बात होगी वोट प्रतिशत देखना। अधिकांश स्थानों पर आपको वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वैसे हम जो बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत का में देखिए 2019 और 2014 की परिस्थितियां अलग थी। आपने पूरे चुनाव में ये देखा होगा, चुनाव ठंडा ठंडा सा लगा, कोई बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं दिखा। तो लेकिन उसके बहुत कारण थे। 2019 में एक थोड़ा राष्ट्रीयता का बड़ा भाव था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद का माहौल था। 2014 में मोदी एक बहुत बड़े ओबीसी की शक्ल के रूप में आए थे। हमारे साथ विनय राय बैठे हैं। 2014 हमारी इनकी बात होती थी, तो यही बात होती थी। क्या आप ये मानते हैं कि विपक्ष ने कड़ी चुनौती प्रस्तुत की, अगर हम उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में? बिल्कुल बिल्कुल कड़ी चुनौती प्रस्तुत की है, और यह चुनौती 2027 में और बड़ी हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस परिदृश्य को देखते हुए, चूंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जातीय गुणा गणित की लड़ाई का एक ऐसा फार्मूला फेंक दिया है जी, जिस पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कंसंट्रेटेड और फोकस्ड एफर्ट नहीं किया तो 2027 उसको मुश्किल हो सकती है। और मतलब इनडायरेक्टली मैंने कहा, प्रत्यक्ष रूप में मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी कास्ट पर, ओबीसी लीडरशिप पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। उनको तवज्जो आपका कहने का तात्पर्य है कि ओबीसी नॉन यादव वोट्स में शिफ्टिंग हुई है, अपोजिशन को गए? नॉन यादव ओबीसी वोट्स में शिफ्टिंग हुई है, मैं कंस्टिट्यूंसी वाइज बता सकता हूं, लेकिन जी, वो शिफ्टिंग इतनी बड़ी नहीं हुई है कि बीजेपी को लॉस। 3 लाख से, जहां 2 लाख से कैंडिडेट पिछला जीता है, और वो भी सपा बसपा के मिले जुले कैंडिडेट के मुकाबले 2 लाख से जीता है, वो 50,000 से 30,000 से चुनाव हार नहीं जाएगा, वो जीतेगा 10-20 हजार से। अच्छा, आपके पुराने